नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं आपके पाठ्यक्रम यानी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में इकाई 4 को। और इकाई 4 में हम लोगों को पढ़ना होता है वैचारिक पृष्ठभूमि। तो वैचारिक पृष्ठभूमि में जो टॉपिक लगाए गए हैं उनमें से कुछ टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ रखा है। कौन कौन से टॉपिक हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं उनमें से अंबेडकर और अंबेडकरवाद पे हम लोग बात कर चुके हैं। लोहिया का जीवन और उनके जीवन दर्शन पे हम लोग बात कर चुके हैं। उत्तर आधुनिकता पे हम लोगों ने बात की और उत्तर आधुनिकता के बाद हम लोगों ने बात की खड़ी बोली सॉरी, खड़ी बोली को हम लोग आज पढ़ेंगे। हम लोगों ने बात की हिंदी आंदोलन पर। तो इन सारे टॉपिक्स को हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर इनको आपको देखना है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वैचारिक पृष्ठभूमि नाम से वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से ये सारी क्लासेस देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे खड़ी बोली पर। खड़ी बोली के बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों पे हम लोग बात करेंगे और बात करेंगे खड़ी बोली आंदोलन पर। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। एक बार आप सबका पुनः स्वागत। और मेरी ये उम्मीद है कि आप सब क्लास के आखिरी तक बने रहेंगे। और अगर क्लास के आखिरी तक आप बने रहते हैं तो मेरा ये मानना है कि आप अपने हित भर का यहाँ से जरूर हासिल करके जाएंगे। यानी खड़ी बोली से अगर कोई प्रश्न आता है तो मेरी उम्मीद है कि आप जो है उसको अपने जो है परीक्षा में अगर कोई प्रश्न आता है तो उसको हल कर सकेंगे। खैर, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो आप सबको पता है कि जो हिंदी का साहित्य है वो अपने प्रारंभिक दौर से, वो चाहे आदिकाल रहा हो, भक्तिकाल रहा हो और रीतिकाल रहा हो, वो अवधि ब्रिज में लिखा जाता रहा, रचा जाता रहा, गाया जाता रहा। आधुनिक काल में भारतेंदु युग से पहली बार जो हिंदी का साहित्य है वो अपना रुख मोड़ता है खड़ी बोली की तरफ। पहले जो है गद्य की रचनाएं खड़ी बोली में होना शुरू होती हैं। फिर जो है द्विवेदी युग आते आते, द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रभाव में आके गद्य और पद्य दोनों की भाषा में, भाषा के केंद्र में खड़ी बोली आ जाती है। धूमधाम से गद्य की रचनाएं और पद्य की रचनाएं दोनों खड़ी बोली में होना प्रारंभ हो जाती हैं। लेकिन क्या भारतेंदु युग से पहले खड़ी बोली में रचनाएं नहीं होती थी, या होती थी तो भारतेंदु युग से पहले वे कौन कौन सी रचनाएं हैं जो खड़ी बोली में हुई? इन सब पे तमाम बातें आज हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। तो 19वीं शताब्दी के पहले ही, 19वीं शताब्दी के पहले ही खड़ी बोली की रचनाएं मिलना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज आप जानते हैं कि हिंदी में जो है खड़ी बोली को जो है प्रारंभिक दौर में विकसित करने में फोर्ट विलियम कॉलेज की महती भूमिका रही है। आप सबको पता है कि इस कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में इस कॉलेज की स्थापना हुई थी। अगर आप तिथि जानना चाहें तो मेरे ख्याल से शायद 10 अगस्त, या फिर आप ये कह सकते हैं कि अगस्त 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। और इसने भी जो है खड़ी बोली को जो है साहित्य के केंद्र में लाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक चीज आपको पता होगा कि हिंदी को खड़ी बोली का विकसित रूप माना जाता है, और ये जो खड़ी बोली है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ये चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखें। खड़ी बोली किस हिंदी के अंतर्गत आती है, पश्चिमी या पूर्वी? तो आप लोगों को याद रखना है कि खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। एक और महत्वपूर्ण बात आपको याद ही होगी, अगर नहीं याद है तो उसको यहां से आप लोग याद रखें। खड़ी बोली कहें या फिर कौरवी कहें, दोनों एक ही चीज है, एक ही बात हो गई। इनका जो उद्भव होता है, कई बार उद्भव हुआ, कई बार आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि खड़ी बोली या फिर कौरवी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? तो ये चीज आपको याद रखनी है, खड़ी बोली या फिर कौरवी का उद्भव सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, बड़ी
आसान बात है, ये आपको पहले से ही पता होगी, और अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको याद कर लें, क्योंकि ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि खड़ी बोली का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ। तो आपको याद रखना है, खड़ी बोली का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। अब हम बात करेंगे कि ये खड़ी बोली किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, इसका प्रयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है, तो उस पर हम लोग बात कर लें। तो जो इसका क्षेत्र है वो है देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद, इन क्षेत्रों में ये खड़ी बोली है वो आम जनमानस की बोलचाल की भाषा है। रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ, ये चीज आपको याद रखनी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के समय में गंग कवि द्वारा, गंग कवि का मूल नाम क्या था? गदाधर भट्ट था। इनके द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य का आरंभ, आचार्य, ये चीज आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी में खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस रचना से माना है? तो इसको आप लोग याद रखें, चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। और ये किसकी रचना थी? ये कवि गंग की रचना थी। 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में पहेलियां रची, मुकरियां रची, और साहित्य में जो है साहित्य के लेखन में खड़ी बोली की एक तरीके से शुरुआत की। इसीलिए अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जन्मदाता माना जाता है। इसीलिए अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जन्मदाता भी माना जाता है। 1903 में लल्लू लाल के द्वारा लिखी गई रचना प्रेम सागर और सदल मिश्र की रचना चंद्रावली या नासिकेतोपाख्यान खड़ी बोली की पहली रचना मानी जाती है, जो फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई। हमने आपको बताया था कि फोर्ट विलियम कॉलेज की एक महती भूमिका रही है साहित्य के केंद्र में खड़ी बोली को लाने के लिए। खड़ी बोली के बारे में कुछ विशेष तथ्य हैं, ये आपको जुबानी रटे होंगे, और अगर नहीं रटे हैं तो एक दृष्टि इन पे डाल लीजिए, हो सके तो इनको याद कर लीजिए। खड़ी बोली का पहला कवि कौन है? आपको अभी बताया गया, अमीर खुसरो है। खड़ी बोली शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? यानी खड़ी बोली शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो लल्लू लाल ने किया। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सी है? तो चंद छंद वर्णन की महिमा। आपको याद रखना है कि ये एक गद्य रचना थी, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको पहली खड़ी बोली की गद्य रचना माना है। दक्षिणी भारत में खड़ी बोली की रचना करने वाले प्रथम कवि कौन है? मुल्ला वजही, और इनकी रचना सबरस है। तो ये दोनों बातें आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुल्ला वजही की आपको रचना सबरस याद रखनी है। पूछ ली जाती है आपसे कि बताइए ये सबरस रचना किसकी है। उसके संग आपको ये बात भी याद रखनी है कि दक्षिण भारत में खड़ी बोली की रचना करने वाले प्रथम कवि कौन थे? वह थे मुल्ला वजही। याद रहेगा। कुछ चीजें और पढ़ते हैं। आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? तो वह श्रीधर पाठक हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास है। हरिऔध जी द्वारा इसकी रचना की गई, और ये प्रकाश में कब आता है? 1914 ईस्वी में आता है, ये आपको पता ही होगा। परिमार्जित खड़ी बोली की प्रथम रचना, अब ये बात आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि परिमार्जित खड़ी बोली की प्रथम रचना, भैया परिमार्जित खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सी है? तो आप इसको याद रखें, भाषा योग वशिष्ठ। अब हम लोग थोड़ी सी बात इस रचना पे करेंगे, और अगर थोड़ी सी बात इस रचना पे नहीं करते हैं तो फिर जो है ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि ये रचना आपकी परीक्षा के नजरिए से एक महत्वपूर्ण रचना है। तो चलिए भाषा योग वशिष्ठ पे बात करते हैं। राम प्रसाद निरंजनी जी की जो है ये रचना है। इसके रचनाकार कौन है? सबसे पहले आप ये जान लें, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी।
रचना है भाषा योग वशिष्ठ। 1941 ईस्वी में इसकी रचना होती है। कब होती है? 1941 ईस्वी में इसकी रचना होती है। राम प्रसाद निरंजनी खड़ी बोली हिंदी गद्य के प्रारंभिक लेखक माने जाते हैं। यह परिमार्जित खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। ये चीज आपसे पूछी जा सकती है कि परिमार्जित खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है, तो आपको बताना है राम प्रसाद निरंजनी जी की रचना है भाषा योग वशिष्ठ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस रचना के बारे में कहा है कि इसमें पूर्णतया तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसकी यानी राम प्रसाद निरंजनी जी के द्वारा रचित ये जो रचना है, इसकी भाषा में उर्दू फारसी का कदाचित ही कोई शब्द दिखाई पड़े, यानी ये पूर्ण रूप से परिमार्जित खड़ी बोली की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस बात की तरफ इशारा करते हैं। रामचंद्र तिवारी जी कहते हैं कि भाषा योग वशिष्ठ, रामचंद्र तिवारी जी कहते हैं भाषा योग वशिष्ठ का विषय आध्यात्मिक है, इसीलिए इसमें परिभाषिकता भी है, किंतु गद्य विधान कहीं भी शिथिल नहीं है। निसंदेह ये खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रौढ़ रचना है। निसंदेह ये खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रौढ़ रचना है। अपने शुक्ल साहब इसके बारे में कहते हैं कि परिमार्जित खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना भाषा योग वशिष्ठ है। यानी इस बात पे सब लगभग बड़े बड़े विद्वान एक मत हैं कि राम प्रसाद निरंजनी जी की भाषा योग वशिष्ठ, जिसका प्रकाशन 1941 में हुआ, ये खड़ी बोली की पहली परिमार्जित रचना है। उसके बाद चलिए एक थोड़ी सी बात इस पे भी कर लेते हैं कि खड़ी बोली को किस विद्वान ने कौन सी संज्ञा दी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी खड़ी बोली को म्लेच्छ भाषा कहते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी खड़ी बोली को म्लेच्छ भाषा की संज्ञा देते हैं। राहुल सांकृत्यायन जी और भोलानाथ तिवारी जी को द्वारा इसको कौरवीय भाषा की संज्ञा दी गई। ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं और आपको याद रखनी है। जॉन गिलक्राइस्ट ने इसको जो है टकसाली भाषा कहा। ग्रियर्सन और गिलक्राइस्ट ने इसको जो है वर्नाक्युलर हिंदुस्तानी कहा। वहीं पे सुनीत कुमार चटर्जी ने इसको जनपदीय भाषा कहा। ग्रियर्सन ने इसको गंवारू भाषा कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने फेंकी हुई अर्थात पड़ी हुई भाषा की इसको संज्ञा दी। दयानंद सरस्वती ने इसको आर्य भाषा कहा। किशोरी दास वाजपेयी ने कर्णकटु यानी इसको नीरस भाषा कहा और भारतेंदु ने इसको मर्दानी भाषा कहा। तो ये पेज आपके लिए महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। एक बार हम लोग फटाफट इस चीज का रिवीजन और करेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसे म्लेच्छ भाषा कहते हैं। राहुल सांकृत्यायन भोलानाथ तिवारी इसे कौरवी भाषा कहते हैं। जॉन गिलक्राइस्ट इसे टकसाली भाषा कहते हैं। ग्रियर्सन वर्नाक्युलर हिंदुस्तानी कहते हैं। सुनीत कुमार चटर्जी इसे जनपदीय भाषा कहते हैं। वहीं पे ग्रियर्सन जो है गंवारू भाषा इसे कहते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसे फेंकी हुई अर्थात पड़ी हुई भाषा कहते हैं। दयानंद सरस्वती जी इसे आर्य भाषा कहते हैं और किशोरी दास वाजपेयी इसे कर्णकटु या नीरस भाषा की संज्ञा देते हैं। वहीं पे भारतेंदु इसे मर्दानी भाषा की संज्ञा देते हैं। खड़ी बोली के संदर्भ में हम लोग आलोचकों के कुछ महत्वपूर्ण कथन देखेंगे। तो ये जो ऊपर के शुरू वाले जो कथन है, ये जो है चंद छंद वर्णन की महिमा के बारे में है। उसके बाद के जो कथन है वो खड़ी बोली के संदर्भ में कथन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि इस रचना यानी चंद छंद वर्णन की महिमा में भाषा की कसावट नहीं होते हुए भी खड़ी बोली गद्य के आरंभिक नमूने अवश्य प्राप्त होते हैं। वहीं पर रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि चंद छंद वर्णन की महिमा खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना सिद्ध होती है। इसकी भाषा प्रचलित तत्सम शब्दावली है। तो ये कथन आपके लिए महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं आपसे। शिवदान सिंह चौहान जी कहते हैं कि हमारी दृष्टि में हिंदी साहित्य के इतिहास में केवल खड़ी बोली में रचित हिंदी साहित्य ही परिणित होनी चाहिए। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष में ये कहते हैं। तो ये जो कथन आपको बताए जा रहे हैं इनको आप याद रखें, क्योंकि खड़ी बोली के संबंध में ये कथन आपसे पूछे जाएंगे और आपको इनके जवाब देने होंगे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार बोलचाल की भाषा खड़ी बोली की निंदा करना या उसके पुरस्कर्ताओं को लंगूर इत्यादि बनाकर ब्रज भाषा अपना गौरव नहीं बढ़ा सकती। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार सरस्वती पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली को कविता और गद्य के संभाव से प्रतिष्ठित
करने का ऐतिहासिक श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार खड़ी बोली के लिए खड़ी बोली शब्द का प्रयोग संभवतः सबसे पहले लल्लू लाल ने किया। ये चीज पहले आपको बताई गई थी, लेकिन इस चीज की ओर इशारा सबसे पहले कौन करते हैं? अपने बच्चन साहब करते हैं। बच्चन साहब कहते हैं बच्चन साहब कहते हैं कि खड़ी बोली के लिए खड़ी बोली शब्द का प्रयोग, खड़ी बोली के लिए खड़ी बोली शब्द का प्रयोग संभवतः सबसे पहले लल्लू लाल ने किया, जिनकी प्रेम सागर बड़ी महत्वपूर्ण खड़ी बोली में एक रचना है। बच्चन सिंह का मन नहीं भरता है एक जगह और वे कहते हैं कि खड़ी बोली शब्द फोर्ट विलियम की टकसाल से निकला। सबसे पहले भाषा मुंशी लल्लू लाल सदल मिश्र ने इसका भाषा के रूप में सबसे पहले मुंशी लल्लू लाल और सदल मिश्र ने इसका उपयोग किया। तो ये कुछ कथन हो गए खड़ी बोली के बारे में। कुछ एक कथन और है, इनको भी देख लेते हैं। प्रताप नारायण मिश्र के अनुसार ब्रज भाषा ऊक है तो खड़ी बोली बांस। याद रख सकते हैं, पूछा जा सकता है। राधाचरण गोस्वामी के अनुसार खड़ी बोली रुच्छ या नीरस भाषा है। जगन्नाथ दास रत्नाकर के अनुसार खड़ी बोली एक कृत्रिम और नीरस शैली है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने ही कहा कि खड़ी बोली में कविता भाव का अभाव है। तो ये जो है खड़ी बोली के बारे में विद्वानों के कुछ कथन थे, या खड़ी बोली को जो विद्वानों ने संज्ञा दी। तो ये बात हो गई विद्वानों के द्वारा जो खड़ी बोली की आलोचना की गई। ये बात हो गई जो विद्वानों के द्वारा खड़ी बोली को संज्ञा दी गई। ये बात हो गई जो विद्वानों के द्वारा खड़ी बोली की प्रारंभिक दौर में भर्त्सना की गई। और ये बात हो गई जो खड़ी बोली की विद्वानों के द्वारा तारीफ की गई। अब हम लोग कुछ चीजें और देखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे खड़ी बोली आंदोलन के बारे में। यहां से बात करनी शुरू की जाए कि क्या था खड़ी बोली आंदोलन। तो खड़ी बोली आंदोलन का सूत्रपात 1887 ईस्वी में हुआ। ये चीज आपको याद रखनी है। खड़ी बोली आंदोलन का सूत्रपात 1887 ईस्वी में हुआ। खड़ी बोली आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं वो अयोध्या प्रसाद खत्री थे। खड़ी बोली आंदोलन का जो सूत्रपात हुआ वो 1887 ईस्वी में हुआ। और खड़ी बोली आंदोलन के प्रवर्तक जो थे वो अयोध्या प्रसाद खत्री जी थे। मध्यकाल में जो महाकाव्य अवधी और ब्रज भाषा में रचे जा रहे थे, हरियोध ने उस परंपरा को बदलकर 1914 ईस्वी में प्रिय प्रवास नाम का महाकाव्य का पहला महाकाव्य 17 सर्गों में 1914 में इनके द्वारा लिखा गया। 1900 में नागरी लिपि को अदालतों में प्रवेश मिला। अंग्रेज शासक नित्य के व्यवहार की भाषा खड़ी बोली से परिचित हुए, ब्रज भाषा से नहीं। उन्होंने खड़ी बोली को ही प्रोत्साहित किया। नवागंतुक प्रशासकों को हिंदी भाषा की शिक्षा देने के लिए ही कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, जिसके प्रिंसिपल जॉन गिलक्रिस्ट की अध्यक्षता में खड़ी बोली गद्य की अनेक शैलियों की नींव रखी गई। यानी जब अंग्रेज इस देश में आए तब तक इस देश में जो हिंदी का साहित्य था वो ब्रज भाषा में लिखा जा रहा था या फिर अवधी में लिखा जा रहा था, जो बात आपको पूर्व में बताई गई। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ पे पहली बार आते हैं तो वो जो है खड़ी बोली से बेहतर ढंग से परिचित होते हैं। उन्होंने खड़ी बोली को ही प्रोत्साहित किया। उनके जो नए अधिकारी यहाँ पे आ रहे थे उनको वो हिंदी में खड़ी बोली में ही शिक्षा देते थे, खड़ी बोली में ही शिक्षित करते थे। इसी योजना के अंतर्गत जो है गिलक्रिस्ट की अध्यक्षता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है और वहाँ पे गद्य की अनेक शैलियों की नींव रखी जाती है। अंग्रेजों के द्वारा जो है बाइबल में हिंदी का अनुवाद करवाया जाता है। इससे जो है हिंदी के उत्थान में और ज़्यादा जो है खड़ी बोली के उत्थान में खड़ी बोली और जो है तेजी से ये सारी चीज़ें जब घटित होती हैं तो और खड़ी बोली जो है अपने विस्तार को प्राप्त करती है और आगे बढ़ती है। खड़ी बोली के उत्थान में ईसाई मिशनरियों का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने बाइबल का प्रचार करने के लिए उसका हिंदी में अनुवाद किया। भारतीय जनता की चेतना को जगाने और उसमें उत्साह भरने के लिए आर्य समाज, ब्रह्म समाज, हिंदू धर्म सभा की स्थापना हुई, जिन्होंने अपना प्रचार प्रसार का साहित्य जो है खड़ी बोली में ही प्रसारित किया।
भारतेंदु युग में खड़ी बोली गद्य की विपुल मात्रा में सर्जना हुई। भारतेंदु ने कहा कि हिंदी नई चाल में ढली 1873 ईस्वी में, और ये बात ध्यान रहे कि 1873 में ही हरिश्चंद्र मैगजीन का भी प्रकाशन हुआ। इसके बाद 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका आरंभ हुई और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली को मानक रूप दिया तथा पद्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली की ही प्रतिष्ठा हुई। यानी भारतेंदु युग जो था उसमें जो है गद्य के केंद्र में तो खड़ी बोली आ चुकी थी, लेकिन जो है पद्य, स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र कई जगह ये कहते हैं कि मैं जो है गद्य में मतलब सुटेबल अपने आप को पाता हूँ, लेकिन मैं जब पद्य की रचना करता हूँ तो मुझे जो है ब्रज ही ज़्यादा सही लगती है। लेकिन द्विवेदी युग आते आते ये चीज़ें बदली और गद्य पद्य दोनों की भाषा खड़ी बोली बन गई। तो खड़ी बोली आंदोलन के बारे में ये कुछ दो चार महत्वपूर्ण बातें थीं। इसके बाद एक चीज़ हम और पढ़ने वाले हैं, इसी क्लास का आप कह सकते हैं कि दूसरा पार्ट होगा। उसमें जो फोर्ट विलियम कॉलेज में वो जो 4 महान भाव थे, जो 4 शिक्षक थे, उन्होंने खड़ी बोली को किस तरीके से जो है खड़ी बोली में रचना करके, खड़ी बोली में जो है रचनाओं को करके किस तरीके से खड़ी बोली को प्रसारित किया और ज़्यादा समृद्ध किया, इस पे हम लोग बात करेंगे। फिलहाल खड़ी बोली आंदोलन के बारे में थोड़ी सी बातें इस क्लास में हो पाई हैं, ज़्यादातर बातें हम लोगों ने की हैं खड़ी बोली के ऊपर। इसके बाद जो आपके लिए क्लास बनाई जाएगी उस पे जो है खड़ी बोली आंदोलन पे कुछ एक बातें आपसे और की जाएंगी। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।